ये कहानी है राजा का न्याय। बहुत समय पहले सिंध में एक महान राजा राज्य करते थे, जिनके चर्चे दूर दूर तक थे। कहा जाता था कि उनका फैसला कभी गलत नहीं होता था। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी के देहांत के बाद उसने ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। बेटी सुनीता, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाना है। हाँ पिताजी, अभी आई। मोहन मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ पिताजी, ये लीजिए आपका खाना। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज खाने में खीर पूरी बनाई है मेरी बेटी ने। जी पिताजी, आपको खीर पूरी पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए खीर पूरी बनाई है। चलो अच्छा है, आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। अब मैं चलता हूँ बेटा। ठीक है पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना और अपनी बहनों का ध्यान रखना और किसी अनजान को घर में मत आने देना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर किशन वहाँ से खेतों की ओर चल देता है, जहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है। अरे किशन, क्या बात है, बहुत देर बाद आए हो? अरे कुछ नहीं, बस अपनी बेटी सुनीता से बात कर रहा था। अच्छा, अब तो तुम्हारी बेटी सुनीता भी बड़ी हो गई होगी। हाँ, जब वो छोटी थी तुम शायद तभी उससे मिले थे। जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है, तब से मेरे साथ साथ मेरी बड़ी बेटी सुनीता ने ही अपने तीनों बहनों को एक माँ की तरह संभाला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। फिर तो मुझे भी तेरी बेटी से एक बार मिलना पड़ेगा। जब वो छोटी थी तो मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाता था, लेकिन अचानक दूसरे गांव जाने के बाद अब पूरे 10 साल बाद गांव वापस आया हूँ, इसलिए किसी से मिल ना सका। कोई बात नहीं, तो आज रात का खाना मेरे घर ही खाना। अच्छा ठीक है। मोहन किशन का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैसे दोनों सगे भाई हो। मोहन किशन की 4 बेटियों को अपनी बेटी की तरह मानता था। अब वो बहुत समय बाद गांव आया था, इसलिए किशन मोहन को अपने साथ अपने घर ले जाता है। सुनीता, रानी, बच्चे कहाँ हो? सब देखो कौन आया है। अपने पिता की आवाज सुनकर किशन की 4 बेटियां बाहर आती हैं। पिताजी, आप आ गए, और ये कौन है? बेटी तुम भूल गई, ये मेरे दोस्त और तुम्हारे चाचा मोहन है, बचपन में जो तुम्हें मेला दिखाने ले जाया करता था। हाँ पिताजी, भला मैं चाचा जी को कैसे भूल सकती हूँ। अरे वाह सुनीता बिटिया, तुम तो सच में बहुत बड़ी हो गई हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। चलिए पिताजी और चाचा जी, मैं आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। सभी अंदर जाते हैं, आराम से खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। लेकिन मोहन किशन से कहता है, किशन, क्या तूने कभी सोचा नहीं कि तेरी बेटी सुनीता अब बड़ी हो रही है, उसकी शादी नहीं करनी क्या? करनी तो है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का मिले तब ना। मैंने अपनी 4 बेटी को बड़े नाज से पाला है, और तो और अभी मेरी बाकी की 3 बेटियां अभी छोटी है, इसलिए सुनीता को शादी के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। देख भाई, मजबूरियां तो हमेशा आती रहेगी। इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। मेरी बात समझ, तेरी बेटी अब जवान हो रही है और कहीं ऐसे में कोई गलती ना कर बैठे। इससे अच्छा है उसकी शादी करवा दे और फिर एक एक करके बाकियों की भी कर देना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। अब सोचना क्या है, लड़का देख और कर दे शादी, बात खत्म। हाँ सही कहा, मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर सुनीता का रिश्ता तय कर देता हूँ। सुनीता काफी सुंदर थी, इसलिए उसके लिए बहुत जल्द रिश्ता मिल जाता है। और ये बात किशन सुनीता से कहता है, बेटी सुनीता, मैंने तेरा रिश्ता गांव के हरिया के बेटे से तय कर दिया है। तुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? पिताजी, आपने रिश्ता किया है तो भले ही के लिए क्या होगा, और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सुनीता की शादी तय हो जाती है और आने वाले साल में शादी की तारीख भी रख दी जाती है। लेकिन एक दिन अचानक
सुनीता को लगातार उल्टियाँ शुरू हो जाती है। पिताजी, पिताजी, दीदी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत उल्टियाँ आ रही है। क्या तबीयत खराब है? उल्टियाँ हो रही हैं? जा जल्दी से वैद्य जी को बुला ला। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद गांव की एक औरत सुनीता के घर आती है और किशन को बताती है कि उसकी बेटी सुनीता माँ बनने वाली है। ये सुनकर किशन के पैरों से जमीन निकल जाती है और उस औरत के जाने के बाद किशन कहता है, ये नहीं हो सकता, ये सब गलत है। इस औरत को शायद गलतफहमी हुई है। हम किसी अच्छे से वैद्य को दिखाते हैं। चलो बेटी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर किशन सुनीता को दूसरे गांव के वैद्य के पास लेकर जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे मोहन मिल जाता है। अरे किशन, इतनी जल्दबाजी में सुनीता को लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस सुनीता की तबीयत थोड़ी खराब है तो वैद्य के पास लेकर जा रहा हूँ। अच्छा चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। अरे किशन, सुनीता मेरी भी बेटी की तरह है, मैं भी चलता हूँ। मोहन की काफी जिद करने पर किशन को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है और दूसरा वैद्य भी यही कहता है कि सुनीता माँ बनने वाली है। ये सुनकर किशन और मोहन हैरान हो जाते हैं और किशन सुनीता को वहाँ से जंगल की ओर ले जाता है, जहाँ मोहन किशन से कहता है, किशन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुनीता माँ बनने वाली है, लेकिन कैसे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सच बता, कौन है वो जिसका पाप है ये? पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती और ना ही हमारे घर में कोई आता है। तू मुझे पागल समझती है? सब सच सच बता, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। ये तू क्या कर रहा है? एक बार उसकी बात तो सुन ले। चाचा जी, सच में मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। बेटी, जो सच है वो सबके सामने है। अगर किशन वक्त रहते तो अपनी बेटी की शादी करवा देता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे बिना माँ की बेटी है, जवानी में गलत कदम तो उठाएगी ही। अब क्या कर सकते हैं सिवाय बदनामी का मुंह देखने के। इसकी वजह से अब तेरी तीनों बेटियों की शादी अभी नहीं होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी एक बेटी की वजह से बाकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा यकीन कीजिए। किशन सुनीता को एक कुएं के पास ले जाता है। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। मुझे माफ करना बेटी, मैं इस समाज की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तेरी जान लेनी पड़ेगी, वरना ये समाज मुझे जीने नहीं देगा और तेरी बहनों की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। किशन अपनी बेटी सुनीता की बात नहीं सुनता और उसे उस कुएं में धक्का दे देता है, जिसमें गिरने से सुनीता की मौत हो जाती है। ये तूने क्या किया किशन? अपनी ही बेटी को मार दिया। बच्चे जब अपनी हद पार करते हैं तो कई बार माता पिता को उनकी गलती पर पर्दा डालने के लिए कुछ गलत कदम भी उठाने पड़ते हैं। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। चल घर चलते हैं। कुछ देर बाद मोहन अपने घर और किशन अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ सिर्फ किशन को देख उसकी तीनों बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी, आप अकेले क्यों आए हैं? दीदी कहाँ है? दिख नहीं रही। मैं सुनीता को तुम्हारी बुआ जी के पास छोड़कर आ गया। क्या हुआ? दीदी सब ठीक तो है ना? उनकी तबीयत खराब थी ना? हाँ, इसलिए मैं उसे तुम्हारी बुआ के घर छोड़ाया ताकि वहाँ तुम्हारी बुआ उसका अच्छे से ख्याल रखे और मौसम बदलेगा तो उसे भी अच्छा महसूस होगा, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। चलिए आप खाना खा लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं बेटी, अभी मेरा मन नहीं है, तुम सब खा लो। किशन वहाँ से बाहर आ जाता है और खुद से कहता है,
आज तो इन तीनों के सवालों से बच गया, पर कुछ दिन बाद ये लोग फिर से यही सवाल करेंगे तो मैं क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। किशन अब हर दिन परेशान रहता था। जब भी कोई उससे सुनीता के बारे में पूछता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके सवालों से दूर भाग जाता था। ऐसे ही कुछ महीनों बाद किशन की दूसरी बेटी रानी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो भी सुनीता की तरह ही उल्टियाँ करने लगती है। क्या हुआ रानी, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? पता नहीं पिताजी, कल रात से उल्टियाँ और चक्कर आ रहा है। कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था? मैंने तो कल रात से कुछ नहीं खाया है पिताजी, मन ही नहीं कर रहा था। हे भगवान, कहीं ये भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ये सब शायद भूख की वजह से हो रहा होगा। क्या हुआ पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तू रुक, मैं वैद्य को बुला कर लाता हूँ। ठीक है पिताजी। किशन जल्दी से एक ऐसे वैद्य को बुलाकर लाता है जिसे गांव में बहुत कम लोग जानते थे। वैद्य जब रानी की तबीयत देखता है तो वो किशन को बताता है कि उसकी बेटी माँ बनने वाली है। ये सुन किशन दंग रह जाता है और वैद्य के जाने के बाद वो रानी से कहता है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है? कौन है वो? मुझे कुछ नहीं मालूम पिताजी, ये क्या हो रहा है, ये सब कैसे हुआ, मुझे सच में नहीं मालूम। सच बता रानी, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। पिताजी, मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती पिताजी। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बर्बाद हो गया। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं खुद को सही साबित करने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इतना कहकर रानी खुद की जान देने की कोशिश करती है। तभी किशन उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं बेटी, ऐसा मत कर, मुझे तेरी बात पर यकीन है, लेकिन ये कलंक हमारे माथे पर लगे उससे पहले हमें इस समस्या का समाधान निकलवाना होगा। लेकिन वो कैसे पिताजी? अब उस पापी को महाराज ही सजा दे सकते हैं जिसने मेरी बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया। तुम वहीं रुको, अपनी बहनों का ध्यान रखो, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ इस दुविधा का हल निकालने। इतना कहकर किशन महाराज के महल में जाता है, जहाँ महाराज राज्य सभा में गांव वालों के साथ सभा लगाए बैठे थे। तभी किशन महाराज के पास आता है और कहता है, महाराज, मेरी मदद कीजिए, महाराज, मेरी मदद कीजिए। कौन हो तुम? बहुत चिंतित मालूम होते हो। महाराज, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, जिससे आप ही मुझे बचा सकते हैं कि अब आप ही हमारा न्याय कर सकते हैं महाराज। क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। महाराज, मैं सबके सामने नहीं बता सकता, आपसे कुछ क्षण एकांत में बात करना चाहता हूँ। परंतु ऐसी कौन सी चिंता का विषय है जो तुम प्रजा के सामने नहीं बता सकते? महाराज, मामले को समझिए, मैं जिस दुविधा में हूँ वो मैं आपके सिवा किसी को नहीं बता सकता। ठीक है, अब हमारे साथ एकांत में आइए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रजा की सभी समस्याएं दूर करें। महाराज किशन को अपने साथ अपने कक्ष में लेकर जाते हैं। अब बताओ क्या बात है? महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं। छोटी बेटी को जन्म देने के बाद ही मेरी पत्नी चल बसी थी, जिसके बाद मैंने अपनी 4 बेटियों को बड़े नाज से पाला है और माता पिता दोनों का प्यार दिया है। लेकिन एक दिन एक बहुत अजीब घटना घटी। कैसी घटना? मेरी बड़ी बेटी सुनीता की तबीयत बहुत खराब हुई, उसे उल्टियां होने लगी और बाद में जब वैद्य जी को बुलाया तो पता चला कि मेरी बेटी गर्भवती है। क्या, गर्भवती? हाँ महाराज, मैं भी आपकी तरह अचंभव में था कि मेरी बेटी का तो विवाह भी नहीं हुआ और न ही मेरी बेटी घर से बाहर निकली है, फिर वो गर्भवती कैसे हो सकती है? मुझे लगा शायद वैद्य से कोई गलती हुई है, तो हम दूसरे गांव के वैद्य के पास गए तो उसने भी ये बताया कि सुनीता गर्भवती है। फिर तुमने अपनी बेटी से प्रश्न नहीं किया कि वो किसके बच्चे की मां बनने वाली है?
महाराज, मैंने अपनी बेटी से सच जानने के लिए सभी संभव प्रयास आजमाए, लेकिन मेरी बेटी बार बार एक ही बात कहती रही कि उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? महाराज, दुनिया के तानों से और समाज में बदनामी से बचने के लिए मैंने अपनी बेटी को इन हाथों से एक कुएं में धक्का दे दिया और उसकी जान ले ली। महाराज, महाराज। क्या तुमने अपनी पुत्री की हत्या कर दी? ये हक तुम्हें किसने दिया? महाराज, अगर मेरी जगह आप होते तो एक बाप होने के नाते यही करते जो मैंने किया है। जब तुमने अपना फैसला खुद ही कर लिया था तो फिर हमसे किस समस्या का समाधान लेने आए हो तुम? महाराज, मुझे लगा सुनीता की मौत के साथ ये राज भी उस कुएं में दफन हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज सुबह छोटी बेटी रानी की तबीयत भी खराब हो गई। उसे कल रात से उल्टियां और चक्कर आ रहे थे। जब वैद्य जी को बुलाया तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। क्या छोटी बेटी भी मां बनने वाली है? जी महाराज, लेकिन मेरी बेटी का कहना है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि वो कैसे गर्भवती हो गई। मेरी चारों बेटियां बहुत समझदार हैं। वो हमेशा घर में ही रहती हैं, किसी अनजान व्यक्ति से बात भी नहीं करती। अब समझ नहीं आ रहा है मेरी दोनों बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। महाराज, महाराज, मेरी सहायता कीजिए महाराज। किशन की बात सुनकर महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ये तो सच में बहुत विचित्र मामला है, लेकिन तुमने ये सब तब क्यों नहीं बताया जब तुम्हारी बेटी के साथ ये सब हुआ था? इन सब की एक वजह तुम भी हो, क्योंकि तुमने अपनी बड़ी बेटी की बातों पर यकीन नहीं किया। अगर तब ही तुम उसकी बात पर यकीन करके हमारे पास आ जाते तो शायद तुम्हारी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी बेटी की बात पर यकीन करना चाहिए था। महाराज, मेरी गलती है। तुम भी सजा के पात्र हो, लेकिन तुमसे हम बाद में हिसाब करेंगे। पहले उस दुष्ट इंसान से निपटेंगे जिसने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। अभी तुम अपने घर जाओ और ऐसे जाना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी को भी इस बात की कानो कान खबर ना हो। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है और महाराज पूरी रात सोच में डूबे रहते हैं। अगली सुबह महाराज गहरी सोच में डूबे हुए थे और उन्हें देख चिंतित होकर मंत्री जी कहते हैं, क्या बात है महाराज, आप कल से बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। कोई चिंता का विषय है क्या? मंत्री जी, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल जो आदमी आया था उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम भी सोच में पड़ गए हैं। महाराज, ऐसा क्या हुआ है? हमें बताइए, शायद हम आपकी कोई सहायता कर सकें। आप ठीक कहते हैं। महाराज किशन और उसकी बेटी के साथ घटी घटना मंत्री जी को बताते हैं, जिसे सुन मंत्री जी कहते हैं, महाराज, ये तो वाकई में बहुत अजीब मामला है। मंत्री जी, अब आप ही बताइए, हम इस दुष्ट को कैसे पकड़े जिसने इस आदमी की 2 बेटियों की जिंदगी खराब कर दी है। उसे हम नहीं छोड़ने वाले। लेकिन महाराज, आप उसे पकड़ेंगे कैसे? मंत्री जी, हमारे पास एक योजना है। कैसी योजना महाराज? महाराज मंत्री जी को धीरे से कुछ बताते हैं, जिसे सुन मंत्री जी कहते हैं, अति उत्तम महाराज, ये योजना अगर काम कर गई तो वो दुष्ट जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ, बस जो हमने तुम्हें बताया है उसकी तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ किशन आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मेरी दुविधा का कोई हल निकला। तुम बेफिक्र हो जाओ, हमने और मंत्री जी ने मिलकर इस दुष्ट को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई है। बस तुम्हें हर दिन की तरह अपने घर जाना है और रात में बिना किसी चिंता के सो जाना है। बाकी इस दुष्ट को पकड़ना अब हमारा कर्तव्य है।
महाराज, बस किसी भी तरह राज्य में मेरी और मेरी बेटी की बदनामी होने से बचा लीजिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमने जो जाल बिछाया है उसमें वो दुष्ट बच नहीं पाएगा। किशन महाराज की बात से संतुष्ट होकर अपने घर की ओर वापस निकल जाता है। क्या हुआ पिताजी, आप परेशान लग रहे हैं? क्या महाराज ने कुछ बताया है? महाराज ने कहा है कि उन्होंने कोई योजना बनाई है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है पिताजी। बस एक बार वो दुष्ट पापी मिल जाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। दूसरी ओर महल में महाराज अपने मंत्री से कहते हैं, महाराज आपने बुलाया? मंत्री जी, आप किशन के घर के आसपास कुछ सैनिक गांव वालों के भेष में भेज दीजिए, जिससे किसी को भी शक न हो कि वो महल के सैनिक हैं। और उनसे कहना कि वो खास किशन के घर पर नजर रखे। आधी रात कौन वहां आता है सब खबर रहे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री अपने साथ कुछ सैनिकों को ले जाता है और उन्हें किशन के घर के आसपास अपनी पहचान गुप्त रखकर पहरा लगाने के लिए कहता है। आधी रात होने को थी, सभी गहरी नींद में थे। तभी रात के सन्नाटे में एक आदमी अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांधे किशन के घर में घुसने ही वाला होता है, जहाँ सभी गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे ही वो घर की दहलीज पर पैर रखता है तो रात के अंधेरे में उसके पैर में कुछ बहुत जोर से चुभता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाते हुए वो घर के बाहर एक पेड़ के पास गिर पड़ता है और पेड़ के ऊपर से उस पर एक पिंजरा गिर जाता है, जिसकी आवाज से किशन के घर के सभी लोग जाग जाते हैं और आसपास के लोगों के साथ महल के गुप्त सैनिक भी वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो ये वो दुष्ट है जो आधी रात मेरे घर में घुस रहा था। जरा इसका मुंह तो दिखाओ। हमें आदेश मिला है इसे सबसे पहले महाराज के पास ले जाने का। ठीक है, अब महाराज ही इस दुष्ट राक्षस को सजा देंगे। चलो बेटी। सभी महल की ओर चल देते हैं, जहां महाराज कहते हैं, तो ये है वो नीच जिसने इन बच्चों की जिंदगी खराब की है। हटाओ ये कपड़ा और दिखाओ कौन है ये। इतना कहकर मंत्री जी उस आदमी के सर से काला कपड़ा हटाते हैं तो उसका चेहरा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि किशन का दोस्त मोहन था। मोहन, तुम? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ महाराज, ये मेरा दोस्त है मोहन। तुम्हारा दोस्त? और एक दोस्त ने ही अपनी दोस्त की बेटी के साथ ये नीच हरकत की। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। हमें सब जानना है। बताओ तुमने अपने ही दोस्त की बेटी के साथ ये गंदी हरकत क्यों की, जबकि वो जितनी उसकी बेटी है उतनी ही तुम्हारी भी है, फिर भी तुमने ये हरकत की। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बस एक इंसानी फितरत की वजह से हुआ है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन बीते कुछ समय की बात को याद करते हुए महाराज और बाकी सबसे कहता है, जब मैं इस गांव में रहता था तब किशन की चारों बेटियां बहुत छोटी थी। मैं उन्हें अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा। इस बीच मेरी शादी न हो सकी। कोई भी एक व्यापारी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता, क्योंकि व्यापारी का कोई एक ठिकाना नहीं होता। अरे मोहन, किशन और तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, लेकिन तुमसे पहले किशन की शादी हो गई और अब तो उसकी 4 लड़कियां भी हैं, लेकिन तेरी अभी तक शादी नहीं हुई। क्या बताऊं भाई, कोई व्यापारी को अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता। तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तुझे कभी किसी साथी की कमी महसूस नहीं होती? कैसे काट रहा है अकेले जिंदगी, और वैसे भी जिस रफ्तार से तेरी उम्र गुजर रही है, तुझे तो अब कोई बूढ़ी या विधवा ही मिलेगी शादी के लिए। लोगों के ताने सुनकर और किशन को उसके बीवी बच्चों के साथ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन मैं दूसरे गांव चला गया। मैं सालों बाद अपने गांव वापस आया तो मुझे किशन मिला, जो मुझे घर ले गया।
और इस दोस्ती का तूने नाजायज फायदा उठाया। उसे अपनी बात कहने दो। जब मैं किशन के घर गया, जब उसकी जवान बेटी सुनीता को देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। मेरे मन में उसे लेकर गंदे ख्याल आने लगे और पूरा दिन मुझे बस वही अपने आसपास नजर आने लगे। मुझे फिर से अपनी जिंदगी में एक साथी की कमी महसूस हुई। जब ये सब मेरे हाथों से निकल गया तो मैं अपने एक दोस्त के पास आ गया। अरे मोहन, क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। क्यों, क्या हो रहा है? मैंने जब से एक लड़की को देखा है तब से उसका ख्याल मेरे मन से जा ही नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देख भाई, मैं तुझे एक ऐसी दवाई दूंगा जिससे किसी के ऊपर छिड़कने से वो इतनी गहरी नींद में चला जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर तू अपनी कोई भी मंशा पूरी कर सकता है। ये गलत तो नहीं है ना? इसके अलावा कोई और रास्ता है तेरे पास? नहीं तो बस अब यही करना पड़ेगा। जिसके बाद मोहन को जब भी अपनी मंशा पूरी करनी होती तो वो किशन के घर चला जाता और सभी को उस औषधि के जरिए बेहोश कर देता और अपने दुष्ट इरादों को पूरा करता। और सुबह होने से पहले ही वो घर से भाग जाता था, जिससे कि किसी को भी कुछ नहीं पता चलता था। छी, तू इतनी घटिया हरकत करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नीच पापी, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने ही दोस्त की बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? तेरी वजह से एक लड़की की जान गई और एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई। तूने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा? महाराज, इसमें मेरी जितनी भी गलती है उतनी ही किशन की भी है, जिसने अपनी जवान बेटी की समय से शादी नहीं करवाई। अगर घर में जवान लड़कियां रहेगी तो किसी की भी नजर उन पर पड़ेगी। दुष्ट, जुर्म करके हमारे सामने जुबान चला रहा है। सैनिकों, इस राज्य के बीचों बीच सूली पर लटका दिया जाए ताकि इसकी भयानक मौत को देखकर दोबारा कोई भी इंसान ऐसी हरकत ना कर सके। जी महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। महाराज के आदेश पर मोहन को वहाँ से ले जाते हैं और महाराज किशन से कहते हैं, वो भले ही दोषी है, लेकिन उसे पाप करने का मौका तुमने ही दिया था। तुम्हें अपनी बेटी पर ध्यान देना था, वक्त रहते उनकी शादी करवानी थी। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि पहली बार अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की बात हमें नहीं बताई। अगर तब ही तुम हमें सब बता देते तो आज तुम्हारी दूसरी लड़की की जिंदगी खराब नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन एक बाप के होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन अफसोस तुमने अपनी ही बेटी की हत्या की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। 5 वर्ष तक तुम्हें बंदी बनाया जाता है। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो आज से वो हमारी जिम्मेदारी है। हम उसका किसी अच्छे लड़के से विवाह करवाएंगे। तुम्हारी बड़ी रानी के बच्चे को पिता का साया मिलेगा। तुम चिंता मत करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। बस अब मुझे मौत भी आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं है महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज के आदेश पर किशन को बंदी बना लिया जाता है और जैसा कि महाराज ने किशन को वचन दिया था, उसके चलते वो किशन की 2 बड़ी बेटियों की अपनी ही महल के 2 कुशल सैनिकों से विवाह करवा देते हैं और किशन को सबसे छोटी बेटी को महल में ही काम करने वाले दास और दासियों के बच्चों के साथ कुशलता का अभ्यास करने के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। और 5 साल बाद जब किशन अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है तो अपनी तीनों बेटियों को खुश देखकर महाराज को धन्यवाद करता है।